हेलो दोस्तों, बालाजी प्रीमियम क्लासेस में फिर से स्वागत है आप लोगों को। तो जैसे कि हम लोगों ने फाइनली जो अध्याय 4 था टेक्नोमेट्री, उसके जितना सिद्ध करने वाला सवाल था वो सब क्वेश्चन हल हो चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा दीर्घोत्तरीय यानी 4 नंबर में ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 9 को। सबसे पहले अध्याय 9 के बारे में जानने से पहले हाँ, ये भी टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। जैसे टेक्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये सब जितना फार्मूला था यूज हुआ था इस चैप्टर में भी इन सब फार्मूला यानी जो त्रिकोणमितीय जो मेरा फार्मूला था वो त्रिकोणमितीय फार्मूला की सहायता से और जो उसमें थीटाज वैल्यू थे tan 60, sin 60, tan 45, cot 45 जो यूज हुआ था मान, इस चैप्टर में भी उसका यूज होगा और उसी के सहायता से इस चैप्टर को भी हम करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ होता है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इन दोनों कोणों के बात में हम बारी बारी से बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए बच्चों कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, हाँ, अगर हिंदी थोड़ा सा गलती हो जाए तो आप लोग शिकायत मत कीजिएगा कि मास्टर को हिंदी नहीं आ रही है। उन्नयन कोण, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको भी लिख लेना। बार बार एग्जाम में कभी पूछ देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। इसको हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। तो चलिए बात करते हैं उन्नयन कोण के बारे में। उन्नयन कोण कब बनता है और कैसे बनता है। चलिए देखिए, ये मेरा एक ठो मीनार है, ये है मेरा एक ठो मीनार। यहाँ पर बना ले रहे हैं मीनार। मीनार तो ऐसे ही बनता है ना, देखो मीनार जैसा बना दे रहे हैं। मीनार बोल लो या चिमनी। चिमनी देखे होगे गांव में ना, इसको मीनार बोल लो या बोल लो चिमनी, ठीक। तो ये हो गया मीनार या चिमनी, ये उसका हो गया। सबसे जो निचला स्थल होता है जो पृथ्वी पर होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, यानी ये हो गया मीनार की पाद बिंदु। मीनार की पाद बिंदु यानी कि निचला सतह। चल, अगर मीनार देखनी है तो आप लोग चले जाइए हैदराबाद, ठीक ना, नहीं तो बोर्ड पर देखना है तो इस प्रकार का होता है, देख लीजिए। ये हो गया मीनार का पाद बिंदु, ये हो गया मीनार का शीर्ष, ये हो गया मेरा शीर्ष, ठीक। ये हो गया मेरा पृथ्वी यानी कि क्षैतिज हो गया, ये हो गया क्षैतिज यानी पृथ्वी का तल, ये हो गया पृथ्वी का तल यानी भूमि। क्या हो गया, भूमि जो क्षैतिज है, ठीक। तो उन्नयन कोण बनता है, देखिए मान लो कि यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पर कोई छोटू है, छोटू किसी लड़का होगा, कोई इसका नाम रख रहे हैं छोटू। ये छोटुआ यहाँ खड़ा होकर ये पृथ्वी के किसी पॉइंट से, पृथ्वी के किसी को ये बिंदु है, मान लो इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं ए, ये पॉइंट ए से जाकर आप मीनार की चोटी को देख रहा है, मीनार के सबसे उछले भाग को देख रहा है, जो शीर्ष बिंदु है, ये जो मीनार का शीर्ष है उसको देख रहा है अपने आँखों से। तो देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इसका होगा दृष्टि रेखा। देखो देखो, ये जो छोटू है इसका ये हुआ दृष्टि, ऐसे देखा, आँख से देखा, ऐसे देखते गया देखते गया देखते गया और फाइनली शीर्ष को देखा। तो ये मेरा दृष्टि रेखा हुआ, दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा। और ये हुआ मेरा क्षैतिज, ये भूमि है ना, तो क्षैतिज यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी कि उन्नयन कोण कब बनता है। फिर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई मीनार हो गया, ये मीनार का सबसे शीर्ष बिंदु है यानी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। यहाँ ये भूमि है, ये क्षैतिज है और क्षैतिज पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये एनी पॉइंट। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई बालक है, इसका नाम है छोटू। ये छोटू क्या कर रहा है, सबसे मीनार के सबसे शीर्ष को देख रहा है। तो शीर्ष को देखेगा तो ऐसे इसका दृष्टि रेखा होगा, ये उसका दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और ये भूमि से यानी क्षैतिज से जो मेरा एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। शायद ये आप लोग को समझ में आ गया होगा
कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। और बात करते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमारा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो हम भी देख कर लिखते हैं, ठीक ना। मैथ के टीचर हैं तो इंग्लिश तो कमज़ोर होगा ना बच्चों। तो लिखो डिप्रेशन, DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। देखिए प्यारे बच्चों, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है। मान लो ये कोई भवन हो गया मेरा, ये कोई हो गया मेरा भवन, ये हो गया मेरा भवन, ये हो गया मेरा भवन, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ऐसा मानकर चलो, ऐसे है नहीं लेकिन मानकर चलो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये है थर्ड, ये इसका छत है, इसका छत है, ठीक, छत है। ये हो गया मेरा भूमि, यानी ये हो गया भूमि यानी कि पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु यानी सबसे निचला सतह। ये भवन का शीर्ष हो गया, भवन का शीर्ष यानी सबसे उचला भाग। ये हो गया मेरा क्षैतिज, ये हो गया पृथ्वी, ठीक, ये हो गया मेरा पृथ्वी यानी भूमि, भूमि का तल, ठीक। अब हम बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण के बारे में। तो अवनमन कोण देखो कैसे बनता है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे, अगर ऊपर कोई बालक है या कोई वस्तु ऊपर से अगर कोई नीचे देख रहा है तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान के चलो यहाँ पर कोई लड़का है, ये शीर्ष बिंदु है यानी कि ये भवन का छत है, ये भवन का क्या है, छत है, यानी कि छत पर से कोई बालक खेल रहा है। ये बालक है, हम मान लो बना दे रहे हैं, ये बालक है कोई, ये बालक वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। जैसे ही गेंद से खेल रहा है, खेलते 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 उसका गेंद कहीं पृथ्वी पर आकर गिर गया। मान लो यहाँ पर आकर उसका गेंद क्या हो गया, गिर गया। ये उसका गेंद है, इसका क्या है, गेंद है। कोई बालक है, छत पर खेल रहा है और खेलते खेलते उसका गेंद कहाँ गिर गया, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर गेंद गिर गया, अक्सर बालक गेंद छत पर तो गेंद खेलते हैं और खेलते खेलते क्या करते हैं, गेंद को गिरा देते हैं। तो लड़के क्या करते हैं, झाँक कर देखते हैं। अब वो लड़का ऊपर से नीचे देख रहा है कि गेंद कहाँ है। लड़का ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, ये इसका दृष्टि है। अब देख रहा है, देखो देख रहा है, ऐसे देखते गया, कहाँ है, कहाँ है, ये मिल गया गेंद। फाइनली उन्हें अपने दृष्टि से क्या कर लिया, देख लिया। बच्चा छत से देख रहा है, ठीक ना, बच्चा छत से देख रहा है, उसका दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा जैसे ही गेंद पर पड़ी तो दृष्टि रेखा, ये मेरा हुआ दृष्टि रेखा, और ये भूमि का तल, ये भूमि का पृष्ठ, ठीक, ये भूमि का पृष्ठ। अब देखो यहाँ पर अवनमन कोण ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता। यहाँ पर तो बनता है उन्नयन कोण, लेकिन दृष्टि रेखा देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये है भूमि का तल, ये है भूमि का तल। अब भूमि का तल क्षैतिज है तो हम यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ले रहे हैं, ऐसे यहाँ से हमने रह मैंने भूमि के समानांतर, यानी भूमि का जो क्षैतिज रेखा है इसके समानांतर यहाँ से हम ये रेखा ले रहे हैं, ठीक ना। यानी इस तल के ये रेखा क्या है, आपस में समानांतर है। यानी कि ये लड़का जब देखेगा ऐसे, इसका ये दृष्टि रेखा होगा, ठीक, ये क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा, ठीक ना। यानी कि ये दृष्टि रेखा और इसके बीच यहाँ पर अवनमन कोण बनता है, ठीक ना। अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पर। जब अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, जब ये थीटा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि आप लोग 9th क्लास में ये बात पढ़े होंगे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि मेरा ये कोण थीटा होगा तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। देखो अभी बोले कि ये और ये लाइन आपस में क्या है, समानांतर है। और ये तिर्यक रेखा, ये क्या काम कर रहा है, मेरा तिर्यक रेखा काम कर रहा है, ये हो गया तिर्यक रेखा। तो जब ये एंगल थीटा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण हमेशा यहाँ बनता है। ये मेरा हुआ दृष्टि रेखा, ये भी इसको बोल सकते हैं, ये दृष्टि रेखा, ये हो गया समानांतर, ये हो गया समानांतर रेखा, ठीक। अवनमन कोण देखो, ये दृष्टि रेखा, लड़का का दृष्टि है, ऐसे देख रहा है, गेंद मिल गया फाइनली। और ये भूमि के समानांतर यानी क्षैतिज हम ये समानांतर रेखा लिए हैं, यानी इसके समानांतर हम ये लाइन लिए हैं। यानी कि समानांतर रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये मेरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो फिर से, समानांतर रेखा और ये दृष्टि रेखा
के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो शायद अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। इसके बेसिस पर हम सवाल करने वाले हैं अध्याय 9.1 के बारे में। तो चलिए इसको लिख लीजिए तब तक। तो चलिए बच्चों, अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ये फाइनली हमने किताब लिया है, ठीक ना, किताब को ले लिए हैं। शायद आप लोग कॉपी पेन और किताब को लेकर अपने सामने बैठे होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखना पूरा संभव नहीं है। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखने से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन करने में ही वीडियो 40-50 मिनट का हो जाएगा। इस वजह से हम आप लोग के सामने बुक को पढ़ रहे हैं। शायद आप लोग बुक में क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन में इसका आंसर वो दे दिया है, चित्र दे दिया है। चलिए चित्र दे दिया है तो इसको चित्र हम यहाँ पर बना लेंगे। खूब सुंदर सा हम चित्र बना लिए। ये मेरा ए है, ये बी है और ये है सी। ये फाइनली यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो रस्सी कितना मीटर है, 20 मीटर। कह रहा है कि रस्सी में कोई ढील नहीं है, रस्सी में कोई ढिलाई नहीं है, रस्सी पूरी तरह से टनी हुई है। ये कोई खंभा है। सर्कस देखते हो ना, सर्कस में क्या होता है, खंभा होता है और रस्सी, ठीक ना, भूमि पर कोई बिंदु होता है, उससे रस्सी को बांध दिया जाता है और उस पर लड़की चढ़कर ऐसे बैलेंस करके, देखा होगा तुम सब गाँव में, ऐसे बैलेंस करके कपार पर घैली लेकर घूमते रहती है, ठीक ना। वो बैलेंस्ड बनाकर, यानी रस्सी कभी भी तना मतलब ढीला नहीं होता। रस्सी जैसे ही ढीला होगा वो क्या हो जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो फिर गिर जाएगी, ठीक ना। इसे रस्सी पूरी तरह तनी हुई होती है, ठीक। तो ये भी रस्सी तना हुआ है। इसका ऊंचाई दिया है, मतलब रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। ये मेरा दिया है 30 थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब कह रहा है तो इसका कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है, खंभे की ऊंचाई h। मेरे प्यारे बच्चों, ये निकालना है h तो हमको पता नहीं है खंभे की ऊंचाई कितना है, नहीं पता है तो मानेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। मान लीजिए खंभे की ऊंचाई कितना मीटर, h मीटर है। अब चलिए बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब फार्मूला बोले कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सब नहीं याद रहेगा तो फिर इस सवाल को भी हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितना है, ए बी। लंब कितना है, ए बी, और कर्ण है ए सी, यानी साइन थीटा कितना है, 30 बराबर, ये मेरा लंब माने हैं एच और ए सी को कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 मीटर। यानी कि साइन 30 मेरे प्यारे बच्चा होता है 1/2, ये एच बटा हो जाएगा 20। यानी कि जैसे ही हम गुणा करेंगे, यानी 2 में h ले गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2h, और 20 × 1 हो जाएगा 20। तो यहाँ से मेरा h बराबर आ गया 20/2, यानी यह आ गया 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। तो फाइनली हमने ये 10 मीटर, यानी खंभे से और उस बिंदु का दूरी निकालना था जहाँ पर वो रस्सी बांधी हुई थी। तो आ गया मेरा 10 मीटर। यही हो गया आंसर। हजारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक। हाँ, गाना सुनते रहो, पढ़ाई करते रहो। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन से छूने लगता है और इसके साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, मेरा टूट जाता है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये मेरा बन गया पेड़। ये क्या हो गया, पेड़। ये हो गया पेड़, ठीक। जैसे ही आंधी आई तो पेड़ मानो यहाँ से टूट गया। कहाँ से, यहाँ से। और टूट कर कहाँ लटक गया, भूमि पर। ये मेरा हो गया भूमि। ये क्या हो गया,
भूमि, ठीक। और भूमि के साथ, ये भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है ये मेरा पेड़ है, इसका नाम दे रहे हैं हम, पेड़ का नाम इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको नाम दे रहे हैं डी। माना कि मेरा ए डी, बी डी क्या है, बी और डी क्या है, पेड़ है। जैसे ही आंधी आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से पॉइंट ए से पेड़ टूटकर और यहाँ पर पॉइंट सी पर क्या हो गया, जाकर लटक गया। और लटकने के बाद कहीं ना कहीं पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट पर तो छुएगा ना जी, जरूर छुएगा। तो इस पॉइंट पर छू रहा है, तो इस पॉइंट से और ये पेड़ का जो जोड़ है, यहाँ से जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे दिया कितना मीटर, 8 मीटर। 8 मीटर दूर जाकर ज़मीन के छुअता। अब छुअता तो देखो क्या करना है बच्चों। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, ये पेड़ है मेरा, ये पेड़ है, इसकी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, ठीक। तो देखो अब कुछ नहीं ना दे रखा है, अब कुछ नहीं दिया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे माना कि पेड़ की देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान पर रखो, ये जो मेरा ए बी है, क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए डी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए डी, ए सी बराबर होगा ए डी का। क्यों ए सी बराबर ए डी क्यों हुआ, क्योंकि ए डी ही ना टूट कर यहाँ पर आया है। ये जो ए डी इतना भाग है, यही भाग टूटकर पृथ्वी को क्या कर रहा, छू रहा है। यानी कह सकते हैं इसमें ए सी बराबर किसका होगा, ए डी के बराबर होगा, क्योंकि ए डी ही टूटकर यहाँ पर धरती पर क्या हो रहा है, गिर रहा है और ज़मीन को छू रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई जो मेरी होगी, यानी पेड़ की ऊंचाई होगा ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस क्या होगा, ए डी। होगा कि नहीं होगा, इतना ए बी और ये ए डी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बी डी मिलेगा ना। हाँ, तो चलिए अब एक पॉइंट और देखो, ये मेरा ए सी बराबर होगा, चूँकि ये मेरा ए सी बराबर किसका, ए डी का। ए सी बराबर होगा ए डी का, क्योंकि ए डी ही टूटकर ये ए सी हुआ है। ए डी टूटकर यहाँ से टूटकर यही भाग न पृथ्वी पर छू रहा है, यानी कि ए सी किसका इक्वल होगा, ए डी का, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये तो मेरा 90 डिग्री है। एक बार समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे, देखो आधार दिया है, थीटा दिया है, तो आधार थीटा हमको ये निकालना है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, जैसे ही ए बी फाइंड करेंगे उसके बाद ए सी फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, टाइन थीटा ले लो, क्योंकि आधार दिया है, ठीक ना। आधार का रिलेशन होता है लंब बटा में, टाइन थीटा में होता है लंब बटा में आधार। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइन थीटा, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ले लो टाइन थीटा बराबर, टाइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब मेरा कितना है, ए बी, यानी कि ये मेरा लंब ए बी हो गया, आधार हो गया बी सी, आधार हो गया बी सी। अब चलिए बात कर, थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। तो ले लो टाइन 30 बराबर ए बी तो मेरा ऐसे ही है, अब बी सी दिया है 8 मीटर बटा में 8। तो टाइन 30 क्या होता है, √3/1/√3 होता है ना। हाँ, 1/√3 बराबर ए बी बटा में 8, यहाँ से गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 8। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 8 बटा में √3। इसको मान लो समीकरण 1। अब आ जाओ पुनः त्रिभुज, फिर एक बार इसी त्रिभुज में लो, क्योंकि जब ये साइड हमारा निकल गया, ए बी आ गया 8√3। अब हम जैसे ही ए सी निकालेंगे तो हमारा ए डी भी निकल जाएगा, क्योंकि ए सी बराबर ए डी ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो चलिए फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, फिर लगा दो टाइन थीटा बराबर लंब बटा, हाँ टाइन मत लगाओ, कर्ण चाहिए ना, कर्ण चाहिए तो साइन लगाओ ना, साइन लगाओ, साइन थीटा बराबर, हाँ लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब मेरा है ए बी और कर्ण है ए सी, तो लिखो। और साइन 30 है तो लगा दो साइन 30 डिग्री बराबर, ये मेरा लंब ए बी है और ए सी फाइंड करना है, तो ए सी ऐसे रखो ए सी। तो क्या साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, यानी 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है, तो यहाँ लिखो ए बी बराबर ए बी बटा में ए सी। चलिए यहाँ से देखो तो ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा ए सी, 2ab बराबर ए सी। अब देखो ए बी का मान कितना दिया, 8√3, ए बी का मान 8√3। तो क्या यहाँ पर मान लिख सकते हैं 8√3 के जगह पर, तो ज़रूर लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ से समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, जैसे ही ए बी का मान रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए बी का मान है 8/√3। तो यहाँ पर 2 इंटू ए बी का मान रख दो 8/√3, अब बराबर हो जाएगा मेरा ए सी। तो 8 दूनी 16, 16/√3
बराबर AC, यानी फाइनली मेरा ये भी आ गया साइड 16/√3। AC आ गया 16/√3, तो क्या मेरा AD नहीं होगा 16/√3? जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो AC बराबर AD, AD ही ना टूट कर AC बना है जी, AD टूट कर AC बना है, यानी जो AC का मान होगा वो होगा मेरा AD का मान। अब आ गया, इसको ले लो समीकरण 2, समीकरण 2। अब आ जाओ, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो समीकरण, हाँ ऐसे करो, नहीं तो ऐसे रखो, जोड़ो मत। अब पेड़ की ऊंचाई निकाल दो, पेड़ की ऊंचाई, मेरा पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई है AB प्लस AD, AB प्लस AD, AB प्लस AD। मेरे प्यारे बच्चों, AB मेरा आया है 8/√3, 8/√3 प्लस AD कितना आया है? AD आया 16√3, 16/√3। अब ले लो एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लेगा तो हो जाएगा √3, और √3 जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 8 प्लस 16 प्लस कितना होता है? 16 4 20 4 24, तो ये मेरा आ गया 24√3। हाँ 24√3। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा तो परिमेयीकरण कर दो इसको, यानी √3 इंटू √3 गुणा कर दो, तो देखो 24√3 ये कितना हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 24 √3, और √3 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 8 है 24। मेरा फाइनली आंसर आ गया 8√3 मीटर आंसर, यानी कि जो मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है AD, यानी B से D तक, ये पूरा मेरा आ गया, इसका ऊंचाई 8√3 मीटर, यही इसका होगा आंसर। तो चलिए वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। इसके बाद कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से कितना डिग्री पर हो? 60 डिग्री पर हो। कह रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? हाँ किताब हम पढ़ रहे हैं, देख लो, बुक सामने लिए हैं, तुम लोग भी बुक लेकर रखो सामने, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलो देखो, ठेकेदार क्या कर रहा है? पैसा बचाने के चक्कर में 2 फिसल पट्टी लगा रहा है। एगो कह रहा है कि जो कम उम्र का बच्चा है उसका हाइट कम होगा और बड़कन का हाइट बढ़ रहा है। सिंपल से बात बने तो छोटका गिर के नाक मुँह तोड़ लेगा सब, ठीक ना। अब 3 मीटर की ऊंचाई पर गिरेगा तो नाक मुँह तो टूटेगा ना, 1.5 मीटर पर थोड़ा सा बच जाएगा उन लोगों का, छोटा वालों का। तो इसलिए देखो, ये हो गया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र। एक इधर लिख रहे हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र, क्योंकि 2 प्रकार का फिसलन पट्टी है, ठीक ना। तो एक यहाँ पर फिसलन पट्टी बना दो, ऐसे होता है, देखो यह होता है मेरा फिसलन पट्टी, ठीक ना। यहाँ पर देखो सीढ़ी बना दे रहे हैं, सीढ़ी बना दे रहे हैं, ये छोटू ऐसे जाता है, सब ऐसे जाएगा। देखो तुम सब भी बचपन में किया होगा ये सब काम, हम लोग भी किए हैं, सब करता है। इसका कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचाई है, यानी छोटकन का जो झुलुहा बाटे कम मीटर के बाटे, 1.5 मीटर के, और भूमि के साथ झुका है कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर, यानी 30 डिग्री पर झुकल बता ज़्यादा है, नहीं का मजा ना, ये बड़ी धीरे धीरे छलक यहाँ से। अब बड़कन के देखो क्या कर रहा है, जो बड़ा वाला है बच्चा, ये 5 साल से अधिक का है, उन लोग का देखो एक ऐसा फिसलन पट्टी है, उन लोग का हाइट भी ज़्यादा है, इसका हाइट भी ज़्यादा है। ऐसा ये सीढ़ी हो गया चढ़ने वाला, ठीक, ऐसे ऐसे छलकेगा ये सब ऐसे, और 60 डिग्री के कोण पर है। जितना कोण ज़्यादा बनेगा उतना ही फिसलन ज़्यादा होगा। कोण यहाँ पर बनेगा तो और ज़्यादा, और 90 डिग्री बन जाए तो साफ गोड़े हाथ टूट जाए गिरने के बाद। हाँ, तो 90 पर कोई नहीं फिसल पट्टी लगाता है। 90 पर जैसे ही लगाएगा तो कूदेगा कहाँ? ऐसे नीचे जब कूदेगा तो पैर हाथ तोड़ लेगा लोग। तो इसलिए ये लगाया है 60 डिग्री के कोण, 60 डिग्री कोण पर, यानी झुकाव कितना है फिसल पट्टी का? 60 डिग्री का। इन सब का जो हाइट है झूले का, ये है 3 मीटर का। कितने का? 3 मीटर का। 3 दिया है ना, हाँ 3 मीटर का। चलो अब बात करते हैं प्रत्येक फिसलन पट्टी में ये फिसलन वाला है, इसका हाइट निकालना है। ये कितना इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है, यानी फिसलन पट्टी की ऊंचाई दूरी निकालना है हमको। तो चलिए बच्चों, हम मान लेंगे ये हो गया मेरा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। चलिए बात करते हैं दोनों फिसलन पट्टी के बारे में। यहाँ ले लो, हाँ दिया हुआ मत लिखो, डायरेक्ट बनाओ इसको। माना कि इसको ले लो H1, इसको ले लो H2,
कितना h2। ये लिखियो माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई h1 मीटर है। इन सब को मान लो h2 मीटर। इसको मान लो माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई h2 मीटर है। ठीक, बड़ा वाला का h2 मीटर मान लिए, छोटा वाला का h1 मीटर। यानी कि जब फिसलन पट्टी है तो सिंपल सा बात है, जो जितना डिग्री पर झुका रहेगा उसका उतना ही फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। तो चलिए सबसे पहले देखो, इसमें ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है AB, लंब कितना है AB और कर्ण है मेरा AC। तो साइन थीटा 30 है ना, तो लगा दो साइन 30 बराबर AB मेरा, तो AB ही रहेगा। हाँ, AB तो 1.5 दिया है ना, AB कितना दिया है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर और डिवाइड बाई h1, क्योंकि h1 इसका ऊंचाई है। तो साइन 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2, ये 1.5 बटा में h1, यहाँ से गुणा करेगा तो h1 में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा h1, ये हो जाएगा 1.5 × 2, यानी कि आ गया 3 मीटर। यानी इनका झूला की कितना दूरी लंबाई है 3 मीटर। यानी जो छोटे वाले बच्चे हैं इन लोगों की झूला की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना है 3 मीटर। अब आ रहे हैं बड़कन में। देखो बड़कन में क्या हो रहा है, बड़कन में लगा दो, इसमें भी लगा दो साइन 60। साइन क्या लगा दो 60, क्योंकि लंब दिया है और कर्ण फाइंड करना है। तो लिखो त्रिभुज, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज PQR में। इसको मान लिया है, माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई h2 है। फिर आओ त्रिभुज PQR में लगा दो साइन 60। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब मेरा है PQ, लंब कितना है PQ और कर्ण है PR। कर्ण कितना है PR। चलो देखो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। √3/2 ये PQ की लंबाई है 3 मीटर और निकालना है मेरा h2 यानी कि PR, ये h2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा करो h2 में √3 से, तो हो जाएगा √3h2 बराबर 2 3 6। तो यहाँ से आ जाएगा h2 बराबर 6 बटा में √3, 6 बटा में √3। हाँ, डिवाइड से यानी जो हर में जो √3 है उस √3 को क्या कर दो, रिमूव करो। जैसे ही रिमूव करेगा यानी कि इसको हम करेंगे परिमेयीकरण, तो कर दो परिमेयीकरण, यानी मेरा हो जाएगा 6 √3, ये हो जाएगा √3 कितना है 3, 3 दूनी 6, यानी आ गया 2√3 मीटर। यानी फाइनली इसका भी आंसर आ गया 2 कितना आ गया 2√3 मीटर। यानी कि जो 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे हैं इनके जो झूले के फिसलन पट्टी की लंबाई है वो है 2√3 मीटर, और 5 वर्ष से जो कमर बच्चे की उम्र है उसके फिसलन पट्टी की जो लंबाई है मेरा आ गया 3 मीटर। तो शायद आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक, 4 दिया है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये मेरा हो गया मीनार, ये मीनार है और मीनार के कुछ दूरी पर ये बिंदु है। ठीक, ये मेरा है भूमि। ठीक, इसका दे दिया है कि मीनार से पृथ्वी के कुछ बिंदु पर कोई बिंदु है, यहाँ पर इसका दूरी दे दिया है कितना मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर ये पाद बिंदु है मीनार की, इसको लिख लो पाद बिंदु, पाद बिंदु। ठीक ना, मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है। और पाद बिंदु से कुछ दूरी पर ये पृथ्वी पर कोई पॉइंट है, इसका बीच का दूरी कितना है 30 मीटर। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि मीनार हो गया और शिखर हो गया, इसका उन्नयन कितना डिग्री है 30 डिग्री। यानी भूमि के किसी पॉइंट से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। तो मान लो कि ये ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है, मीनार की ऊंचाई। तो नहीं पता है तो मान लो कितना है h। देखो माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर मान लिया। तो देखो क्या निकालना है, हाइट निकालना है ना। तो आधार दिया है, हाइट निकालना है, तो tan थीटा लगा दो। ये tan थीटा बराबर, सबसे पहले लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर
लंब बटा में आधार, लंब कितना दिया है AB, आधार कितना है BC। तो tan 30 लेना है ना, तो tan 30 बराबर, ये लंब माने है H और BC कितना दिया है 30। tan 30 होता है √3/2, √3/2 नहीं होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। H बटा में 30 गुणा कर लो, ये गुणा होगा तो √3H बराबर 30, तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा √30 बटा में √3। हाँ, परिमेयीकरण कर दो, क्योंकि हर में रूट में नहीं छोड़ा जाता है कभी भी, तो परिमेयीकरण करो, सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 30 √3, और √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा मेरा 3, कटा दो, आ गया 10√3 मीटर। फाइनली इसका जो ऊंचाई आ गया मेरा 10√3 मीटर। ठीक, तो चलिए आज तक वीडियो को यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा है तो लिखिए कमेंट में बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और वीडियो को अपने मामा के पास, मामा के लड़के, फुआ के लड़के, मौसा के लड़के के पास क्या करना है, सेंड करना है। और जो गधा होगा वो तो ना खुद पढ़ेगा ना दूसरे को पढ़ने देगा। इसलिए जो तेज विद्यार्थी हैं अगर वो पढ़ लिए तो अपने जो रिश्तेदार में, जो रिलेशन में जो बच्चे इस लेवल का हैं वहाँ तक वीडियो पहुँचाने का कृपया कष्ट करें। धन्यवाद।